Hello everyone. Let's solve May-June 2021 variance 41. So question number 1 is basically the carbonates and hydroxides of group 2 element shows similar trends in thermal stabilities. State and explain the variation in the trend in the thermal stability of group 2 hydroxides. So group 2 hydroxide की जो thermal stability है वो on the basis of charge density जो है वो explain की जाएगी. So first point is कि down the group ionic radius increases. Okay, if ionic radius increases, obviously charge density decreases. If charge density decreases, polarization also decreases. That means distortion of electrons of hydroxide ions becomes weaker. So distortion of electrons of hydroxide ions becomes weaker. Which means thermal stability of group 2 hydroxides increases down the group. Hence, thermal stability of group 2 hydroxides increases down the group. Okay, in B part, calcium hydroxide is slightly soluble in water because हम सब जानते हैं कि down the group solubility of group 2 hydroxides increases. So barium hydroxide is more soluble. Calcium hydroxide is obviously slightly soluble. Now write an equation to show the dissociation of calcium hydroxide in aqueous solution. Include state symbols. Obviously calcium hydroxide जो है वो आपका partially soluble है. Under standard condition solid. जब ये आयोनाइज होगा तो कन्वर्ट होगा एक्वस कैल्शियम आयन में एंड एक्वस हाइड्रोक्साइड आयन में. हाइड्रोक्साइड आयन के 2 मोल्स होंगे क्योंकि फॉर्मूले में भी 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स है. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इज कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. केएसपी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन. सो व्हाट वी कैन डू इज कि हमने जो बी पार्ट 1 में इक्वेशन लिखी है हम उसके लिए केएसपी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. And that expression is going to be concentration of calcium ion and concentration of hydroxide ion. Since we have 2 mole in the equation, तो जो भी number of moles होते हैं वो power में चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पर power आ जाएगा. We know the value of KSP, which is 5.02 into 10 to the power minus 6. All right. Now we don't know the concentration of calcium ion and this, so याद रखिएगा कि calcium hydroxide और calcium ion में 1:1 का रेशो है. तो अगर मुझे कैल्शियम आयन X लेना है क्योंकि मुझे उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है मोल पर डीएम की. सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर 1:2 का रेशो है. तो अगर मैंने कैल्शियम को X लिया है तो हाइड्रोक्साइड आयन हैज टू बी 2x, राइट. सो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर कैल्शियम की जगह X रखना है, मैंने OH की जगह 2x रखना है, इस 2x का स्क्वायर कर लेना है. तो ये हो जाएगा मेरे पास 4x क्यूब इक्वल्स टू 5.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. तो मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा. ये x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 mole per dm cube. And guys, listen,
ये जो X है ये आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की है, सॉरी जो कंसंट्रेशन कैल्शियम आयन की है वही कंसंट्रेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की होगी, क्योंकि दोनों के दरमियान 1:1 का रेशियो है। तो यही कंसंट्रेशन कैल्शियम आयन की है और यही कंसंट्रेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की भी है बिकॉज ऑफ 1:1 रेशियो। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1.08 इंटू 10⁻²। आप इसको राउंड ऑफ करके 1.1 इंटू 10⁻² मोल पर dm³ भी लिख सकते हैं। दिस माइट बी योर आंसर। ओके, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। Now, in the next part, suggest how the solubility of calcium hydroxide in aqueous NaOH compared to its solubility in water. Explain your reasoning. अब जाहिर सी बात है, मेरे पास ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन के अंदर आपने NaOH जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। जब आप NaOH इंट्रोड्यूस करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज हो जाएगी। दिस फेवर्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। एज अ रिजल्ट आयंस की क्वांटिटी कम हो जाएगी और सॉलिड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। दैट शोज कि प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो रही है जबकि सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। दैट्स आल्सो कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे इन NaOH solubility of calcium hydroxide decreases because as we increase the concentration of hydroxide ion due to the addition of NaOH, this favors equilibrium towards left hand side, hence precipitation increases and solubility decreases. Solubility decreases. इसको हम कहते हैं कॉमन आयन effect, and that's what we have discussed in detail in the class, right? That's the end of question number 1. Let's see what we have in the second question. Second question related to transition element. He's asking why chromium complexes are colored. Okay, in fact, why transition elements are colored? तो जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्स उस वक्त शो करते, इसलिए शो करते हैं क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो डी जनरेट डी ऑर्बिटल है वो दो डिफरेंट एनर्जी ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं या स्प्लिट हो जाते हैं। तो डी generate the orbital is split in two different energy groups. So भाई इन एनर्जी ग्रुप्स के दरमियान absorption of energy takes place in the visible region of the visible spectrum. So for electron promotion, between these two groups, absorption of energy takes place in the visible region, in the visible spectrum, and as a result एक complementary color आपको मिलेगा। Hence
complementary color is observed. ठीक है. And the next part is 4 different compounds can be obtained when anhydrous chromium 3 chloride reacts with water under various conditions. When samples of each compounds are reacted separately with aqueous silver nitrate, different amount of silver chloride are precipitated. The precipitation leave the complex signs P, Q, R, S, T in the solution. Okay, तो एग्जामिनर ने मुझे बताया कि यहाँ 3 moles of AgCl बन रहे हैं, यहाँ 2 moles, यहाँ 1, यहाँ भी 1. इसको उसने नाम दिया P, Q और S का. लेकिन यहाँ एग्जामिनर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें इंफॉर्मेशन दी है कि जो P है वो भी नॉन पोलर है और जो S है वो भी नॉन पोलर है. तो अगर ये नॉन पोलर है तो इसका मतलब ये भी सिस आइसोमर, ये ट्रांस होगा क्योंकि ट्रांस आइसोमर नॉन पोलर होता है, और ये भी ट्रांस होगा क्योंकि ट्रांस आइसोमर नॉन पोलर होता है. वेयरएज ये दोनों क्या होंगे? सिस आइसोमर. एक बात तो ये हो गई. दूसरी बात ये हो गई कि अगर यहाँ 3 moles ऑफ AgCl बन रहे हैं, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हैज टू बी लाइक दिस. मीनिंग कि सारे के सारे क्लोरीन जो हैं वो कोऑर्डिनेशन स्टेट से बाहर होंगे, और जब क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्टेट से बाहर होते हैं इसका मतलब उन्होंने डेटिव बॉन्ड नहीं बनाया हुआ होता, वो फ्री होते हैं. और क्योंकि ये फ्री होते हैं इसलिए ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके 3 moles ऑफ HCl दे देंगे आपको. लेकिन जब आपके पास सिल्वर क्लोराइड के 2 moles आए, इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा. 5 वाटर होंगे, 1 क्लोरीन होगा, 2 क्लोरीन बाहर होंगे जब भी 2 moles ऑफ HCl मिल रहा है, और इसके साथ एक H2O भी होगा. राइट. फिर आपके पास यहाँ पर 1 mole है. इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोराइड है, फ्री क्लोराइड है, वो सिर्फ 1 है. इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये बनेगा, इसका ये एक बाहर चला जाएगा, डॉट 2H2O आ जाएगा. लेट मी हैंडल दिस प्रॉपर्ली. इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, एंड ऑब्वियसली इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, एंड ऑब्वियसली इसका स्ट्रक्चर ये हो गया. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, इस पे 1 है. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी सिचुएशन यही होगी कि 4 क्लोरीन होंगे इनसाइड द, 2 क्लोरीन इनसाइड द रिंग, 1 बाहर और 2H2O. सही है. तो अब आप नोट कर सकते हैं कि इसका सिस बनेगा, इसका ट्रांस बनेगा. सही है. सिमिलरली इससे रिलेटेड भी कुछ ऐसे ही हो सकता है. अच्छा, ये वैसे भी नॉन पोलर है. देखो इस, अगर मैंने स्ट्रक्चर ये बनाया है और इस स्ट्रक्चर में मैंने तीनों की तीनों क्लोराइड आयंस बाहर लगा दिए, इसका मतलब ना यहाँ सिस बनेगा ना यहाँ ट्रांस बनेगा, या इनफैक्ट कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा. अगर आप नोट करें थोड़ा सा मेरे लेक्चर को, ये कंडीशन है ML6 यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये कंडीशन है ML5X, राइट. ये कंडीशन है ML4X2 जहां ज्योमेट्रिकल बनेगा, और ये भी ML4X2 जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा. तो आखिर के दोनों कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन फॉलो हो रही है, लेकिन पहले दो में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है. लेकिन वो पोलर और नॉन पोलर इसलिए है क्योंकि क्लोरीन जो है वो इनसाइड द रिंग होगा, तो वो कैंसिल आउट नहीं करेगा डायपोल मोमेंट को. दैट्स अ वेरी ट्रिकी पार्ट गाइस, दैट्स अ वेरी ट्रिकी पार्ट. Draw 3-dimensional diagrams for the structure of complex ion. Include the charges of each complex ion. ठीक है, इसका मतलब ब्रैकेट लगा के चार्जेस पूरे करने. 3-dimensional डायग्राम कह रहे हैं, इसका मतलब डॉटेड लाइन और पिरामिड हमें चाहिए. डॉटेड लाइन और पिरामिड हम इस तरह से करेंगे. ठीक है जनाब. Let me draw all the dotted line and pyramids. फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रुप कहाँ लगना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला वाला मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया है उसमें सारे के सारे वाटर हैं. ये सारे के सारे वाटर आ गए आपके.
एंड ऑब्वियसली बॉन्डिंग जो है वो ऑक्सीजन से दिखाओगे क्योंकि लोन पेयर जो है वो ऑक्सीजन डोनेट करता है। ये आपने ऑक्सीजन दिखा दी, राइट, ब्रैकेट बनाइए। और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ होती है, 3+ दिखाइए। कैसे पता चल रहा है 3+? अगर ये 3- है तो ऑब्वियसली ये 3+ होगा, जब भी तो कैंसिल होकर यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नहीं आ रहा। और एग्जामिनर ने वैसे भी बताया हुआ है क्रोमियम 3 क्लोराइड, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 3 रखनी है हमने, ठीक है। दूसरे में आपके पास एक क्लोरीन है, ऑलराइट, इनसाइड द रिंग, और 2 बाहर हैं, तो वो एक क्लोरीन मैंने यहाँ लगा दिया। वैसे आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी, मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ लगेगा, यू कैन राइट क्लोरीन हेयर ओवर देयर, कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई एज सच इशू नहीं है। बाकी सारे 5 वाटर हैं तो 5 वाटर अटैच कीजिए। और यही डिस्कशन हमने क्लास में भी की थी जब हमने Ml5X की कंडीशन ली थी। अच्छा, अब इस पे चार्ज कितना होगा? इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा 2+। क्यों भाई, क्यों? इसलिए क्योंकि क्रोमियम को X ले लो, वाटर 0 होता है क्योंकि न्यूट्रल है, एक क्लोरीन है तो -1 इक्वल्स टू 2+। अब अगर ये -1 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 2+ +1 हो जाएगा, देन X इक्वल्स टू +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 उसी वक्त आएगी जब चार्ज 2+ होगा आपके पास, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने बहुत ज्यादा। देन फिर आपके पास R और S है, और Ml4X2 की कंडीशन है, इसका मतलब सिस ट्रांस है। तो अगर सिस ट्रांस है तो मैं, उप्स, माय बैड, मैं इसको भी क्लोरीन कर देता हूं, मैं इसको भी क्लोरीन कर देता हूं, और ये सारे के सारे हो जाएंगे वाटर। इसमें डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए ये पोलर होगा। तो R जो है वो पोलर कह रहा है एज पर कॉन्सेप्ट, ये हमने लिखा। जो S है वो नॉन पोलर है और वो भी ट्रांस को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी सारे के सारे वाटर अटैच करो इस तरह से। एंड ऑब्वियसली गाइस, इसके ऊपर चार्ज, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो चार्ज कितना होना चाहिए? +1, क्योंकि जब राइट हैंड साइड पे +2 जाएगा तो ओवरऑल +3 हो जाएगा। सेम हेयर, यहाँ पर भी +1 चार्ज होगा, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस टू यू। हमने इनिशियली ये डिसाइड किया था कि ये ट्रांस और सिस होगा, बट आई डोंट थिंक सो। इसमें कोई ट्रांस नहीं है, इसमें कोई सिस नहीं है, ये बस सिस ट्रांस Ml4X2 की कंडीशन में अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय इलेक्ट। बट वो पोलर और नॉन पोलर इसलिए है क्योंकि ये तो वैसे ही आपका नॉन पोलर है, इसको कोई डायपोल मोमेंट नहीं है। ये सारे डायपोल मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये डायपोल इससे कैंसिल होगा, ये डायपोल इससे कैंसिल होगा, लेकिन ये वाला डायपोल इस डायपोल से कैंसिल नहीं होगा, which is why it is polar. Okay, I hope it makes sense to you now. Suggest why the complex ion S is non-polar. Complex ion S non-polar. तो आप बताएंगे कि ट्रांस आइसोमर है, डायपोल मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। It is a trans isomer in which dipole will cancel out. Will cancel out with each other. ठीक है. Now the next is the structure of picolinic acid is shown. ओके, ये पिकोलिनिक एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें एक नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन के पास ऑब्वियसली लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनर होगा। और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये प्रोटॉन डोनर होगा। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये प्रोटॉन डोनर। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द क्वेश्चन। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ पिकोलिनिक एसिड इज अ बाइडेंटेट ligand. Define the term bidentate ligand. I think I have given you 3 to 4 times definition of this. Two dative bonds, two donate two lone pairs. So that two dative bonds are formed between ligand and transition element, and transition metal
ion. Draw the structure of Z. Okay, तो मैं स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ड्रॉ करूंगा. ये नाइट्रोजन है, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, और ये हो जाएगा COO नेगेटिव. अब देखो, एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट होगा, एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट होगा, इसीलिए एग्जामिनर ने इसको बाइडेंटेट लाइगेंड नाम दिया है. ठीक है. Now the next is Z reacts with aqueous chromium 3 ions in a 3:1 ratio to form a neutral complex. State the coordination number of the geometry of the chromium 3 center in the complex. Okay. 3:1 का रेशियो, 3:1 का रेशियो ये हुआ कि ये जो आपके पास बाइडेंटेट लाइगेंड है ये 3 है और क्रोमियम जो है वो आपके पास 1 है. दैट मींस कि 3 बाइडेंटेट लाइगेंड्स लगने से ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6. ठीक है. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. दैट्स अ वेरी वेरी पावरफुल रेशियो. 3:1. 3:1 का मतलब ये हुआ कि तुम्हारा बाइडेंटेट पिकोलिनिक एसिड जो है वो बाइडेंटेट लाइगेंड है, तो Z जो है वो 3 मोल होगा और क्रोमियम जो है वो 1 मोल होगा. सही है. एंड दैट्स योर बाइडेंटेट लाइगेंड. सो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरह से बनेगा. क्रोमियम Z3 6 - 6 + 3 - ये बनेगा कॉम्प्लेक्स. ठीक है. तो जब 3 बाइडेंटेट लाइगेंड्स अटैच होते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है. नेक्स्ट इज ammonium chromate decomposes readily on heating to form chromium 3 oxide, steam, and inert colorless gas. Deduce the oxidation number of chromium in this two compound. Okay, तो हम सबसे पहले भाई ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं Cr2O3 की. क्रोमियम की फाइंड आउट करनी है तो क्रोमियम को हम 2x लेंगे, ऑक्सीजन इज -2, वी हैव 3 ऑक्सीजन into 3 करेंगे, होल चार्ज इज equal to 0 because the molecule is neutral, then 2x equals to +6, then x equals to +3. I hope it makes sense to you. हम यहाँ +3 लिखेंगे, right? फिर वो कह रहे हैं आपसे कि अमोनियम क्रोमेट क्या निकालो. तो अमोनियम क्रोमेट में अमोनियम आयन होल एज अ +1 चार्ज होता है, तो +1 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, +2x क्रोमियम के लिए लीजिए, ऑक्सीजन -2 होता है, into 7 करें बिकॉज 7 oxygen atom है, since the molecule is neutral and has no charge which is y equals to 0, तो यहाँ से 2x equals to 12, then x equals to +6. तो यहाँ से बेटा आपके पास +6 आ जाएगा, राइट. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. मैंने थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन ले लिया कि अमोनियम आयन हैज +1 चार्ज एंड सिंस वी हैव 2 अमोनियम आयन तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए उसके चार्ज को. हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा. कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्रोमेट. भैया अमोनियम क्रोमेट कह रहे हैं एग्जामिनर, और एग्जामिनर ने हमें क्या किया है, Cr2O7. अब देखो एग्जामिनर ने मुझे ऑक्साइड दिया है, स्टीम दी है और कलरलेस गैस भी दी है. ठीक है. तो अगर मैं इस कंपाउंड को हीट कर रहा हूं तो मुझे एक्चुअली Cr2O3 भी दिया हुआ है, मुझे स्टीम भी बता दी एग्जामिनर ने, और कलरलेस गैस. भैया इस जगह से कलरलेस गैस क्या आ सकती है, ये 2 नाइट्रोजन है तो ऑब्वियसली 2 नाइट्रोजन गैस बन सकती है. 2 नाइट्रोजन गैस और 2 नाइट्रोजन एटम विल टर्न टू नाइट्रोजन गैस. नाउ वी नीड टू बैलेंस. क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन 7 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 8, 8 है तो 4 लगाऊं यहाँ पर, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 4 × 3 6. दैट्स द बैलेंस्ड इक्वेशन गाइस. एब्सोल्यूट ब्यूटी. सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन. अनदर ट्रांजिशन एलिमेंट का क्वेश्चन. वाओ. Define the term transition element. Okay. A transition element is one
which can form one or more stable ion having partially filled d orbital. All right. Next is state how the melting point and density of iron compared to those of calcium. आयरन की तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट की डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट. सो आप बताएंगे डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन is obviously greater than calcium. और हमने इसमें बहुत डिटेल से आपकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है. हमने कहा है कि अक्रॉस द पीरियड तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट का एटॉमिक साइज सेम रहता है, लेकिन एआर मुसलसल बढ़ता है. तो अगर वॉल्यूम सेम है और एआर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली मास भी क्या होगा, इंक्रीज. डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज. वॉल्यूम तो सेम है, एआर मुसलसल बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी क्या बढ़ेगी, ऑब्वियसली. ठीक है. Now the next is define the term standard cell potential, E naught cell. तो हमने पहले भी बताया the potential difference the potential difference between the two half cells measured under standard condition. और स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी बताई थी? 298 केल्विन, 1 atm pressure and 1 mole per dm cube solution or electrolyte. Now the next is draw a fully labeled diagram of the apparatus that can be used to measure the cell potential of a cell composed of copper electrode and ions electrode. Include all necessary reactants. Okay. सबसे पहले, is there any? No? My goodness, that's a tricky part because मुझे लगता है कि जब तक आपको SCB की वैल्यूज देनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में, so that you can draw the negative half cell on the left hand side, the positive half cell on the right hand side. By the way, मैं बता देता हूँ, मुझे ये वैल्यूज याद हैं. इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है +0.34 वोल्ट और इसकी SCP की वैल्यू है आपके पास +0.77 वोल्ट. दैट मीन्स कि ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, राइट हैंड साइड पे ड्रॉ होगा, ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ होगा. तो लेट्स ड्रॉ दिस. oops ठीक है. और मैंने आपको एक और भी बात बताई थी लेक्चर देते हुए. मैंने लेक्चर देते हुए ये कहा था कि अगर आयंस इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इसका मतलब प्लैटिनम को एज एन इलेक्ट्रोड यूज करोगे. इफ यू रिमेंबर, मैंने स्टेटमेंट दिया था कि इफ आयंस और गैसेस आर इन्वॉल्व्ड देन प्लैटिनम इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड. ये आपका सॉल्ट ब्रिज, माय गुडनेस, ये आपका बेटा सॉल्ट ब्रिज हो गया है. ओके, दिस इज योर वोल्ट मीटर. All right, this is your platinum electrode.
और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास आयरन 3 आयंस भी हैं जिनकी कंसंट्रेशन हम 1 मोल पर डीएम क्यूब लेंगे। इसी इलेक्ट्रोलाइट में आयरन 2 आयंस भी हैं जिसकी कंसंट्रेशन हम 1 मोल पर डीएम क्यूब लेंगे। देखें, जब दोनों आयंस हो ना, ये भी आयन है ये भी आयन है, तो फिर प्लैटिनम को एज एन इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। मैंने ये भी कहा था कि जब गैसेस इन्वॉल्व हो जाएं आयंस के साथ तब भी प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड यूज होगा, राइट। ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, सही है। ये आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और यहाँ मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड इसलिए लिया क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में कॉपर इलेक्ट्रोड कहा हुआ है। जब उसने मुझे कॉपर इलेक्ट्रोड कह दिया, इसका मतलब मैं कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करूंगा। और ये आपका कॉपर आयन का इलेक्ट्रोलाइट है, और इस इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोल पर डीएम, राइट। नेसेसरी रिएक्टेंट्स तो बता दिए हमने। अच्छा, इसमें एक और चीज, सिंस दे हैवंट गिवन एनी एसीपी का डेटा, विच मीन्स एग्जामिनर की यहाँ पर डिमांड नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा बनेगा और राइट हैंड साइड पे कौन सा बनेगा। अगर आप कॉपर यहाँ बना रहे हैं और आयरन यहाँ बना रहे हैं, वो भी वर्केबल है, वो भी डुएबल है, राइट। उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा एग्जामिनर, सिंस he or she hasn't given you any sort of data, so it doesn't matter for the examiner कि आप right hand side पे क्या बना रहे हो और left hand side पे क्या बना रहे हो। But if there is a data, then definitely you need to consider that part. Okay, आगे चलते हैं। The reaction between S2O8 2 negative and iodide ion is catalyzed by adding a few drops of Fe3 plus ion. Guys, Fe3 plus, remember मैंने Fe2 plus से भी explanation दी हुई है, मैंने Fe3 plus से भी explanation दी हुई है। तो इस टाइम पे वो Fe3 plus की बात कर रहा है। वो कह रहा है use equations to show the catalytic role of Fe3 plus in this reaction. That's easy. आप सब जानते हैं कि Fe3 plus ion अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आयोडाइड आयन रिड्यूस होता है, तो Fe3 प्लस आयन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा Fe2 प्लस आयंस में, राइट। आपके पास Fe2 प्लस आयंस हैं, ये S2O8 2 नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देंगे सल्फेट आयंस में, और खुद रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉरी खुद ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएंगे Fe3 प्लस आयंस में। यहाँ बैलेंस कर दीजिए। सो रिएक्शन स्टार्ट हुआ था आयरन 3 आयंस से, मुझे वापस आयरन 3 आयंस मिले, एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। और जाहिर सी बात है कैटलिस्ट भी एक्वस, आयोडाइड भी एक्वस, सेम हियर, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस। उसने स्टेट सिंबल्स मुझसे मांगे नहीं है, लेकिन मैं खुद से दे रहा हूँ आपको। हो सकता है किसी क्वेश्चन में मांग ले, तो वी शुड नो ऑल सच थिंग्स, राइट। Fe3 plus can oxidize iodide, यही मैंने अभी भी बोला था आपको, whereas this complex ion cannot oxidize iodide. Use values to explain these observations. Okay, I think we need to go for the data booklet in this case, और हमें देखना पड़ेगा कि आयोडीन की एसिडी की वैल्यू मुझे याद है, तो आयोडाइड की एसिडी की वैल्यू है बेटा प्लस 0.54 वोल्ट, ठीक है। और FeCN6 3 माइनस से 4 माइनस की एक इक्वेशन डेटा बुकलेट के अंदर गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। इसकी एसिपी की वैल्यू है प्लस 0.36 वोल्ट, सही है। ओके, अच्छा Fe3 प्लस आयंस की इक्वेशन की भी वैल्यू दी हुई है हमने। इसकी एसिपी की वैल्यू है बेटा प्लस 0.77 वोल्ट। सो ये वैल्यू मोर पॉजिटिव है, इसका मतलब आयरन 3 आयंस एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में और रिएक्शन हो जाएगा, राइट। आई रिपीट, ये वैल्यू मोर पॉजिटिव है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, इस इक्वेशन को फ्लिप करेंगे। जब इस इक्वेशन को फ्लिप करेंगे तो वो आयोडाइड आयंस ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन में कन्वर्ट होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ
अगर मैं ओवरऑल इक्वेशन बनाऊं प्रोफेशनली डील करते हुए तो ये बनेगी, ठीक है, ये बन जाएगी, यानी दिस रिएक्शन विल हैपन। और इसकी ई नॉट सेल की वैल्यू भी हम काउंट कर लेते हैं। ये है हमारे पास +0.77 माइनस +0.54 वोल्ट, तो आई बिलीव यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी +0.77 माइनस 0.54 वोल्ट इज गोइंग टू बी +0.23 वोल्ट, यानी ये रिएक्शन तो हो गया, कोई इशू नहीं है इस रिएक्शन में, ठीक है। वो कह रहा है ये जब यूज करते हैं ना तो ये आयोडाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, और वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इसकी वैल्यू लेस पॉजिटिव है, तो रिएक्शन ही नहीं हो सकता। समझ आ रही है बात? बात समझ में आ रही है भाई? अगर मुझे आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करना होगा तो आयोडाइड की इक्वेशन को फ्लिप करूंगा ना, यहाँ तो वो मोर पॉजिटिव हो गई है, तो मैं इस इक्वेशन को फ्लिप कर ही नहीं सकता हूँ। तो हम यहाँ लिख के दे सकते हैं एग्जामिनर को, सिंस iodine half cell equation has more positive E naught value, so in this case we cannot flip the equation. Thus iodide cannot react with FeCN6 3- complex, ठीक है। When aqueous solution of this ion and tartrate ions are mixed, the reaction proceeds very slowly. However, this reaction proceeds quickly in the presence of Fe3 plus catalyst. The overall equation for this reaction is shown. Okay. Suggest why this reaction is slow without Fe3 plus catalyst. आप नोट करें, ये पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है और ये पार्टिकल भी नेगेटिवली चार्ज है, दोनों नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा, जिसकी वजह से they cannot react in the right orientation and therefore they have a high activation energy, जिसकी वजह से वो स्लो होगा, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे both particles are negatively charged so they cannot react in right orientation due to electronic repulsion. 1 मार्क का है तो मेरे ख्याल से इतनी एक्सप्लेनेशन काफी, अगर 2 मार्क का होता तो मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देता कि which is why it has high activation energy, ठीक है। Okay. Use the overall equation to deduce the half equation for the oxidation of tartrate ions to carbonate and methanoate ions. Okay. ये कन्वर्ट हो रहा है, oops, my goodness, ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, ये कन्वर्ट हो रहा है मेथानोएट आयंस में, राइट। हाउ मेनी कार्बन्स हियर? 4। तो जाहिर सी बात है 4 कार्बन करने के लिए मैं यहाँ पर भी 2 लगाऊंगा और मैं यहाँ पर भी 2 लगाऊंगा, तो कार्बन 4 हो गए। ओके, हाउ मेनी ऑक्सीजन्स हियर नाउ? 2 times 2 4, 2 times 2 4, 8 ऑक्सीजन हो गए। वी हैव 6 ऑक्सीजन हियर, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज करूंगा अकॉर्डिंग टू आयन इलेक्ट्रॉन रूल। ऑल राइट, हाउ मेनी हाइड्रोजन atoms all together here? 4 plus 4 8, and how many here? 2, only 2. Okay, so 8 हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए मैं 6 हाइड्रोजन आयंस यूज करूंगा,
according to ion electron rule, as we have discussed in A1 chemistry, right? How much charge over here? 2 minus, तो इसका मतलब इस जगह पर भी 2 minus चार्ज हो जाना चाहिए. इस वक्त मेरे पास 4 plus चार्ज है. How come? ये 2 minus है और ये 6 plus है, becomes 4 plus. इस 4 plus को 2 minus में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं? 6 electrons लगाऊंगा मैं. तो ये 2 minus हो जाएगा, राइट? आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. ये आपका जो एरिया इसने पूछा है यहाँ पर, ये आयन इलेक्ट्रॉन इक्वेशंस हैं जो कि हमने A1 केमिस्ट्री में आपको पढ़ाई थी और मैंने A2 केमिस्ट्री में रिवाइज भी की हैं. नेक्स्ट इज E part 1, complete the following table to show the structure of the organic product formed when tartaric acid reacts separately with each reagent. Identify each type of reaction. tartaric acid है जनाब, और आप उसको रिएक्शन करवा रहे हो एक्सेस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. इसका मतलब रिडक्शन हो रही है, इसका मतलब रिडक्शन हो रही है. और जब रिडक्शन होगी तो ऑब्वियसली ये किस में कन्वर्ट होगा? प्राइमरी अल्कोहल. ये भी किस में कन्वर्ट होगा? प्राइमरी अल्कोहल. क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं तो मोर देन 1 स्टेप ऑफ रिडक्शन होती है. सो ये हो जाएगा आपके पास CH2OH. ये OH आया, ये CH2 आया. अच्छा, इसको इस तरह से कर लें. ये OH है, ये CH2 है, ये CH, ये OH. ये क्या हो जाएगा? OH. ये क्या हो जाएगा? CH2. और यहाँ क्या आ जाएगा? OH. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. यानी मैंने बेटा इस COH को इस CH2OH में कन्वर्ट किया, इसको मैंने CH2OH में कन्वर्ट किया. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. फिर उसके बाद वो कह रहे हैं एक्सेस इथेनॉइल क्लोराइड. तो आप जानते हैं कि इथेनॉइल क्लोराइड जो है वो हमेशा, आप जानते हैं कि इथेनॉइल क्लोराइड जो है वो हमेशा अल्कोहल से रिएक्शन करता है और अल्कोहल से रिएक्शन करके एस्टर बना लेता है. तो ये अल्कोहल भी रिएक्शन करेगा और ये अल्कोहल भी करेगा और दोनों मिलकर एस्टर बनाएंगे. तो लेट्स सी कि एस्टर कैसे बनता है. तो ये CO2H तो एज इट इज, ये ऑक्सीजन एज इट इज, इस ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दीजिए आप COCH3 लाइक वी डिड इन द क्लास. उसके बाद इस ऑक्सीजन के साथ आप अटैच कर दीजिए COCH3 और ये हो जाएगा बेटा CO2H. और जाहिर सी बात है आपने यहाँ पर यहाँ से H लिया है, यहाँ से Cl में लिया है, दोनों मिलकर HCl बना रहे हैं. तो रिमूवल ऑफ HCl इज बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन. क्योंकि जब भी कंडेंसेशन का रिएक्शन होता है लॉस ऑफ मास होता है. तो यहाँ पर लॉस ऑफ मास हो रहा है इन टर्म्स ऑफ HCl, तो कंडेंसेशन रिएक्शन भी कह सकता हूँ. मैंने क्लास में इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्टेरिफिकेशन भी कह सकते हैं क्योंकि एस्टर की फॉर्मेशन भी स्टेरिफिकेशन, राइट? ठीक है. उसके बाद वो कह रहे हैं टार्टेरिक एसिड रिएक्ट्स विद वन फिनाइल इथाइलामाइन to form an ionic salt. Draw the structure of the salt formed in this reaction. Include the charges on the ion. Okay. Tartaric acid. Okay. ये है आपका टार्टेरिक एसिड. ओके. तो इस टार्टेरिक एसिड में कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, राइट? और यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक अमाइन है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा. गाइस मतलब कहने का ये है कि मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ कॉपी करता हूँ. सही है. हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ कॉपी करते हैं ताकि हम रिएक्शन समझा सकें आपको. ओके. ये है जनाब आपका रिएक्शन. तो ये जनाब प्रोटॉन डोनेट करेंगे और एक ही प्रोटॉन डोनेट करेंगे क्योंकि जो एमाइन हमारे पास है उसमें सिर्फ एक ही NH2 है. तो रिएक्शन सिर्फ एक ही करेगा. ये आ जाएगा आपके पास. सही है. अब हम इसको लिख लेते हैं. इसको हम इस तरह से लिखते हैं C6H5 CH, बल्कि हम इसको थोड़ा तमीज से लिख लें. मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन फिक्स इट.
बट थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। CH है आपके पास, CH3 है, हमने यहाँ लिख दिया, और ये NH2 है। ये NH2 एक्चुअली इस प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा NH3 प्लस में। तो आपके पास बेसिकली ये आ रहा होगा सिनेरियो, NH3 प्लस। सही। तो उन्होंने ये कहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉल्ट फॉर्म। तो ये सॉल्ट बनेगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट। सही है। तो इन दोनों को साथ मिलाकर लिखना है अब हमने। ये साथ मिला, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं हम, कुछ ऐसा कि उल्टा कर दें। चले बस ऐसे भी ठीक है, इस तरह से लिख दीजिए इसको। ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि भाई मैंने क्या किया है। अच्छा चलो, इसको उठा के वहां ले जाओ, इसको उठा के यहाँ लाओ। रिएक्शन समझ में आ गया ना? तो मैं फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से लिख के देता हूँ आपको। सॉल्ट ये बनेगा। आई मीन फॉर 1 मार्क इट्स अ लॉट ऑफ वर्किंग, एंड दैट्स नॉट इवन फेयर। 1 मार्क के लिए इतनी वर्किंग। और NH3 प्लस है तुम्हारे पास, फ्लिप करके लिखो इसी स्ट्रक्चर को। ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा C6H5। ये कहना चाह रहा था मैं कि इस तरह से लिखो। ठीक है। जहां प्लस है वहां पर माइनस आ गया, ये सॉल्ट बन गया आपका, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Sample of copper ions are reacted separately with an excess of aqueous sodium hydroxide or with an excess of aqueous ammonia. Give the following information about these reaction: aqueous copper 2 ions with an excess of aqueous sodium hydroxide, color and state of the copper containing species. Okay, the point is कि ionic equation, that's what we have done in the class. Yeah, that's so easy. आप जानते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स मैंने कॉपर का भी लिखा है, इसमें कॉपर आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर इस कॉम्प्लेक्स में से प्रोटॉन डोनेट करेगा, वो प्रोटॉन हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करेगा, एज अ रिजल्ट एसिड बेस रिएक्शन होगा, और आपको ब्लू प्रेसिपिटेट्स मिल जाएंगे। और फॉर्मूला ये होगा H2O टेकन 4 OH टेकन 2, ये आ जाएगा। और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मैं इसको एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकता हूँ। हमने पूरा मैकेनिज्म डिस्कस किया था कि ये एसिड बेस रिएक्शन क्यों है, और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने भी दी आपको। चार्ज डेंसिटी की वजह से प्रोटॉन डोनेट हो जाता है। और मैं इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकता हूँ, क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुई है कॉपर की, वो प्रेसिपिटेट्स हैं। उनको हमने क्लास में कुछ इस तरह से लिख के दिया था। इसी बात को हमने क्लास में इस तरह से लिख के दिया था कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट 4H2। सही है। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स हो गए। उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे aqueous copper ion excess with aqueous ammonia. That's what we have done in the class. ये हो जाएगा CuH2O टेकन 6 2+। आप जानते हैं कि अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है, तो यहाँ लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अमोनिया वाटर को डिस्प्लेस करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसकी वजह से डार्क ब्लू सोल्यूशन नजर आएगा आपको। एंड ऑब्वियसली ligand substitution reaction, which is also called ligand exchange reaction. ठीक है। Then copper monoxide is added to hot dilute sulfuric acid. A blue solution X and a red brown solid Y is formed. Suggest the identities of X and Y. Name the type of reaction. Okay. भाई कॉपर 1 ऑक्साइड ये है आपके पास, आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं, तो ये बेसिकली कन्वर्ट होगा कॉपर सल्फेट में और साथ साथ कॉपर मेटल में। कैसे पता चला? ये जो रेड ब्राउन सॉलिड कह रहा है ये कॉपर मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ब्लू सोल्यूशन है ये बेसिकली कॉपर सल्फेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। सो अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था
कि copper 1 ions are highly unstable in aqueous medium, so they will undergo disproportionation reaction to give a pale blue solution and a pink brown precipitate. तो ये एक्चुअली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कह सकते हो आप. ये ब्लू सॉल्यूशन है, ये पिंक ब्राउन सॉलिड है. दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास, राइट? आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. तो X जो है वो ऑब्वियसली आपका कॉपर सल्फेट हो जाएगा. एग्जामिनर के लिहाज से बात करनी है मैंने, ठीक है? तो X इज गोइंग टू बी कॉपर सल्फेट, Y इज गोइंग टू बी कॉपर, और आपके पास इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. क्यों कहा मैंने इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? मैंने इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ 2+ है और यहाँ 0. तो बेसिकली कॉपर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, कॉपर साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी हो रहा है. तो अगर एक ही एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हैं उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है. बहुत से बच्चों ने मेरे ख्याल से उसको रिडॉक्स भी पढ़ा होगा, बट मैं रिडॉक्स नहीं कह सकता. रिडॉक्स में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है. तो मैं बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेशन ही पे जाऊंगा. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. Dinitrogen pentaoxide is dissolved in an inert solvent and the rate of decomposition of N2O5 is investigated. This reaction produces nitrogen dioxide which remains in solution and oxygen gas. That's a very powerful statement कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो सॉल्यूशन में ही रहेगी, ठीक है? जबकि ऑक्सीजन गैस जो है ना वो रिलीज होगी, ठीक है? गैस रिलीज्ड. आगे पढ़ते हैं. Suggest what measurements could be used to follow the rate of this reaction from the given information. According to O-level chemistry, अगर मुझे rate of reaction find out करना हो तो मैं उसके लिए volume of gas use कर सकता हूँ, सही है ना? मैं उसके लिए amount of precipitate form ही यूज कर सकता हूँ. एंड सिंस यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन नहीं रहा, यहाँ पर गैस रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब मैं गैस को कलेक्ट कर सकता हूँ या वॉल्यूम ऑफ गैस को मेजर कर सकता हूँ इन अ गैस रेंज, राइट? और मैंने एक और भी बताया आपको, रेट ऑफ रिएक्शन एक और तरीके से भी, अगर आपको याद हो, एब्जॉर्बेंस के थ्रू. अगर एब्जॉर्बेंस मेजर करूँ डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर तो भी मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूँ. कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू भी rate of reaction निकाल सकते हैं. There are 4 different methods, you can use any one. Over here we need to follow the volume of gas क्योंकि ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड will remain in the solution. So मैं कह सकता हूँ we need to volume of gas needs to be determined और जाहिर सी बात है डिफरेंट टाइम इंटरवल के ऊपर. एट डिफरेंट टाइम या रेगुलर टाइम इंटरवल, डिफरेंट या रेगुलर टाइम इंटरवल पर, ठीक है? In a separate experiment, the rate of decomposition of N2O5 is investigated. The graph shows the result obtained. Okay. Okay, and the reaction is first order with respect to N2O5. That's a very powerful statement. With respect to N2O5, it is first order. वो आगे कह रहे हैं आपसे, this can be confirmed from the graph using half-lives. Explain the term half-life of a reaction. Class में हमने half-life बताया. The time taken to which the concentration of reactant is half, to which the concentration of reactant is half from its original value. ये भी हमने क्लास में किया है, तुमने जो डेफिनेशन क्लास में दी है वही लिख दी, ठीक है? वो कह रहे हैं डिटरमिन द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन, शो योर वर्किंग ऑन द ग्राफ. ओके,
जनाब वर्किंग करनी है हमने, ठीक है जी, वर्किंग करनी है हमने। वेट, oops, yeah, sorry I lost my calculator. So मेरे पास इनिशियल वैल्यू है 0.25। सो बेटा मैं 0.25 का हाफ करूंगा, so it's going to be 0.125 मोलर। मोलर का मतलब मोल पर डी। तो 0.125 कहां पर आ रहा है? ये 1, ये 2, यहां आ रहा है, ठीक है। ये आपका 0.125 है। 0.125, ठीक है जी। हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और ये लाइन हमारे पास यहां आ रही है, या मेक सेंस, ठीक है। सो ये लाइन एक्चुअली ये आ जाएगा। सो ये मेरे पास से 100 एंड 200, 120, 40, 60, 80, 200। तो ये 120, 140, ये 150, 20, 40, 60, ये 150 पे आया है, ठीक है। सो मेरी फर्स्ट हाफ लाइफ जो है वो एग्जैक्ट 150 के ऊपर आई है। सही है बच्चों। अब जाहिर सी बात है मुझे एक और हाफ लाइफ निकालनी है, तो मैं 0.125 को डिवाइड करूंगा 2 से, डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.0625, 0.0625 मोलर। अब हम 0.0625 मोलर को देखते हैं, ये 0.05 है, ये होगा आई बिलीव दिस वन, ठीक है। सो ये है आपके पास 0.0625। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये आ जाएगी लाइन, जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है। ये आ गई है लाइन आपकी, ठीक है। एक लाइन यहां से ड्रॉ कर देते हैं, सही तो नहीं बनी, एक मिनट, मेक सेंस, ठीक है। सो ये है आपके पास 220, 240, 240, 260, 280 और ये 290, ठीक है। ये 290 पे आ रही है मेरे पास। सो ये आ रहा है मेरे पास 290। तो सेकंड हाफ लाइफ एक्चुअली मेरे पास कितना आ रहा है? 290 minus 150 is going to be 290 minus 150 is going to be 140. तो very close, in fact 142nd, 150 and 142nd very close half life, इसका मतलब constant half life है, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई बताओ क्या होगा आंसर, तो आप बताएंगे डिटरमिन द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। तो डिटरमिन तो मैं कर रहा हूँ 150 सेकेंड्स, ठीक है। और तो ये हमारे पास ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, 150 सेकेंड्स और शो कर दिया मैंने ग्राफ पे। फिर वो पूछे सजेस्ट द इफेक्ट ऑन द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज हाफ। तो दैट्स इजी ना, हाफ लाइफ चेंज थोड़ी होगी।
अभी तो किया है, मैंने यही तो किया है, मैंने कंसंट्रेशन को, इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ किया, तो जाहिर सी बात है हाफ लाइफ हाफ हुई हमारे पास। फिर मैंने उस इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ किया, फिर दोबारा से हाफ हो गई, तो हाफ लाइफ में कोई चेंज एज सच आएगा नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे as the concentration of N2O5 is halved, half life remains constant. अभी दिखाया भी है हमने, half life remains constant. क्यों भाई, क्यों? Because it is a first order reaction, उसमें तो constant ही रहती है ना, because it is a first order reaction. Okay, use the graph in 5b to determine the rate of reaction at 200 seconds. Show your working. 200 सेकेंड पे काम करना है, ओके, और रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है गाइस, मैंने आपको क्या बताया, रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट मालूम उस वक्त होगा जब तुम टेंजेंट को ड्रॉ करोगे, टेंजेंट को ड्रॉ करोगे। तो मैं 200 सेकेंड पे टेंजेंट को ड्रॉ करूंगा, 200 सेकेंड पे टेंजेंट को ड्रॉ करूंगा। तो टेंजेंट को ड्रॉ करने के लिए 200 सेकेंड ये आ जाएगा मेरे पास, मेक सेंस? या दैट्स द परफेक्ट वन, ये आ गया। अच्छा, अब यहां से करने के बाद, ये काम करने के बाद मुझे टेंजेंट डिटरमिन करना है। तो टेंजेंट डिटरमिन करने के लिए मैं एक्चुअली ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे टेंजेंट? ओके, तो मेरा पहला पॉइंट जो है ना वो यहाँ पर आया है, यहाँ से, यहाँ से आया है 0.2 माइनस 0.2 कॉमा 0.00, ये मेरा एक पॉइंट आ गया, ठीक है। और दूसरा है ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये परफेक्ट ट्राइंगल बन रहा है, ये है 400 कॉमा 0। तो अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो 0.200 400 0.0, सही है। तो चलें टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम क्या लेते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लेते नहीं लेते हैं। तो मेरे पास 0.2 माइनस 0.00 है, फिर मेरे पास 400 माइनस 0.00 है, तो मेरे पास 0.2 डिवाइडेड बाय 400 है। तो 0.2 डिवाइडेड बाय 400 क्या होगा आपका, 0.2 divided by 400, it's basically 5 into 10 to the power minus 4, सही है, 5 into 10 to the power minus 4 molar, oh not molar, mole per dm cube सेकेंड इनवर्स, क्योंकि रेट की तो ये यूनिट होती है ना। तो रेट मेरे पास कितना आ गया, 5 into 10 to the power minus 4, यूनिट होगा मोल पर डीएम क्यूब
सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज शोन, ठीक है। यूज योर आंसर टू C1 टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन एंड स्टेट इट्स यूनिट। तो ये इक्वेशन है आपके पास भैया, इक्वेशन है आपके पास रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। सो भाई रेट तो आपने सी पार्ट 1 में कैलकुलेट कर लिया, 5 इंटू 10⁻⁻4। रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 जो है वो आप 200 सेकंड के ऊपर कितनी लोगे? 0.1। भाई 200 सेकंड ये है, इस 200 सेकंड पे कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1, तो 0.1 लूंगा N2O5 की कंसंट्रेशन, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 0.1। सो यहां से मेरे पास जवाब क्या आएगा? 5 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाय 0.1। सो मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ और यहां से यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड इनवर्स, ठीक है। आई होप यूनिट समझ में आई हो, अब तो आ जानी चाहिए। रेट की यूनिट है मोल पर DM³ सेकंड इनवर्स के एज इट इज रखो, इसकी यूनिट है मोल पर DM³। तो इसका मतलब ये यूनिट एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? कैंसिल। ये यूनिट इसे कैंसिल, तो सेकंड इनवर्स बचेगी, ठीक है। 0.1 0.01 तो नहीं है, ठीक है 0.10 है एक्चुअली, 0.10। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं कि एट 200 डिग्री 200 सेकेंड concentration of N2O5 is 0.1 mole per DM³, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ओजोन एज शोन, the rate of this reaction is this, suggest a possible two-step mechanism for this. I have discussed couple of examples regarding this concept, right? और मैंने आपको समझाया कि आपने किस तरह से इंटरमीडिएट को मेंटेन करना है और किस तरह से चीजों को मैनेज करना है। सो हम यहाँ पर भी मैनेज करते हैं और कोशिश करते हैं रिएक्शन करवाने की। रिएक्शन बहुत सिंपल सा है, मुझे लगता है कि ये आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और इसको हम रिएक्शन करवाते हैं ओजोन से। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन में। क्यों ऑक्सीजन कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ फॉर्म किया उसने ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या बनेगा? अगर यहाँ टोटल आपके पास 5 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन और उसमें से 2 ऑक्सीजन चले गए, 3 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन बनेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NO3 में, नाइट्रेट में, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो NO3, बल्कि ये नाइट्रेट भी नहीं बनेगा, NO3 बनेगा। NO3 है, ये दोबारा से NO2 से रिएक्शन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा N2O5 में, राइट? तो अब आप नोट करो, ये NO3 आपका प्रोडक्ट और ये NO3 आपका रिएक्टेंट। इसका मतलब NO3 क्या हो गया? आपका इंटरमीडिएट। तो आपने क्या करना है? इन दोनों को कैंसिल करना है। जब इन दोनों को कैंसिल करोगे तो आपके पास फाइनल इक्वेशन एग्जैक्टली वही आएगी जो एग्जामिनर ने मुझे हाईलाइट की हुई ऑलरेडी। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, उप्स, या सेम है, ऑक्सीजन भी लिखना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या हो गई? सेम। इसका मतलब मैंने एक मैकेनिज्म बिल्कुल ठीक किया हुआ है। एक बात और, रेट इक्वेशन के अंदर NO2 का भी फर्स्ट ऑर्डर है, ऑक्सीजन का भी फर्स्ट ऑर्डर है। इसका मतलब ये दोनों स्लो स्टेप में इन्वॉल्व हुए होंगे। इसका मतलब ये आपका स्लो स्टेप है, ये आपका फास्ट स्टेप है। तो हम ये भी लिख सकते हैं स्लो स्टेप, क्योंकि NO2 और ओजोन बोथ आर इन्वॉल्व, और ये आपका फास्ट स्टेप, सही है। तो हम यहां से ये भी लिख सकते हैं कि बोथ आर इन्वॉल्व इन स्लो स्टेप, क्योंकि दोनों रेट इक्वेशन के अंदर लिस्ट हुए हैं, बिकॉज दे आर इन द रेट इक्वेशन। जो भी रेट इक्वेशन में होता है रिएक्टेंट, वो स्लो स्टेप का हिस्सा होता है। एक और क्वेश्चन, आपको कैसे पता चला NO2 एक और मर्तबा यूज करना है? भाई 2 मोल थे ना, 1 मोल यहाँ यूज किया, 2nd मोल यहाँ यूज किया। That's the end of question number 5. Let's start with question number 6.
That's very, very tough actually. My goodness. Compare and explain the relative acidities of butanoic acid, ethanol, ethanoic acid, and water. Oh, that's the class work actually. बट थोड़ा सा ट्रिकी है ना वे कि एक ब्यूटानिक एसिड है, एक इथेनॉल है, एक एथेनिक एसिड और एक वाटर है. तो जो मोस्ट एसिडिक होगा वो ऑब्वियसली इथेनोइक एसिड होगा. उससे कम जो है वो ब्यूटानोइक एसिड होगा. ठीक है. उससे कम ऑब्वियसली वाटर होगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इथेनॉल होगा. हमने क्लास में इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, वाटर और इसकी जगह पे मैंने फिनोल लिया था. राइट. एग्जामिनर ने फिनोल की जगह ब्यूटानिक एसिड कर दिया. माइनर सी चेंजेस किए हैं. क्यों भाई, क्यों माइनर सी चेंजेस किए हैं? चलें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं. आप बताएंगे कि इन एथेनोइक आयंस negative charge is oscillating only on the more electronegative oxygen. This makes anion stable. दूसरा, ब्यूटानिक एसिड में लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, उसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा. Butanoic acid has bigger alkyl group, so it has a stronger positive inductive effect, destabilizes the anion. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से एनायन हमेशा डिस्टेबलाइज होता है. ठीक है. इन एथेनॉल, ड्यू टू पॉजिटिव inductive effect of alkyl group, OH bond cannot be broken easily. ठीक है. ऑलराइट. वाटर ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो गया. देखो मैं एथेनॉल से रिलेटेड डिस्कशन कर लेता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. ये है तुम्हारे पास CH3, ये है तुम्हारे पास CH2, ये तुम्हारे पास ऑक्सीजन और ये तुम्हारे पास हाइड्रोजन. अब इशू ये है कि इस पूरे के पूरे ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी. जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन आसानी से आयोनाइज नहीं होगा. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. ठीक है. अच्छा, मैं एथेनोइक आयन से भी रिलेटेड बात कर लूं, बिकॉज ये सारी चीजें हमने थ्योरी में बहुत डिटेल से पढ़ी हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया. एंड सिंस आप लोगों ने इसको प्रिपेयर किया हुआ होगा तो ऑब्वियसली आपको समझ में आई होगी बात कि मैंने क्या कहा है. वो तमाम बच्चे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ क्लास में, उनके लिए एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा, एट द सेम टाइम ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा.
तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज की जो ऑसिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर हो रही है और कहीं पर भी नहीं हो रही, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑसिलेट हो रहा है on the more electronegative oxygen atom only, that makes the anion more stable. Okay, ब्यूटोनिक एसिड में ऐसा हो सकता है, लेकिन ब्यूटोनिक एसिड में ये हाइड्रोकार्बन चेन बहुत लॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर हो जाता है, which destabilizes the anion. Okay, I hope it makes sense to you. 3 carboxylic acid, methanoic acid, ethane dioic acid, and butane dioic acid are compared. 2 tests were carried out on separate sample of each of the organic acid. The following results were obtained: observed change, no observed reaction. तो टॉलरेंस मेथनोइक एसिड से रिएक्शन हो रहा है, तो हम टॉलरेंस रिएजेंट यूज कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको टॉलरेंस भी पढ़ाया है, मैंने आपको फेलिंग भी पढ़ाया है, मैंने आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 भी पढ़ाया है, मैंने आपको KMnO4 भी पढ़ाया है। इन तमाम केसेस में मेथनोइक एसिड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, फिर उसी के लिहाज रेलिवेंट आंसर देना होगा आपने। तो अगर मैं फिलहाल टॉलरेंस रिएजेंट यूज कर रहा हूं, तो यहां पर सिल्वर मिरर बनेगा। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने यहां पर K2Cr2O7 लिखा, तो ऑब्जर्वेशन होगी ऑरेंज टू ग्रीन। KMnO4 यूज किया तो पर्पल टू कलरलेस। फेलिंग रिएजेंट यूज किया तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, ये सब हमने क्लास में किया है। अच्छा, अब मेथनोइक एसिड का भी रिएक्शन हो रहा है और इथेन डायोइक एसिड का भी रिएक्शन हो रहा है। तो आप ये भी जानते हैं कि ये जो इथेन डायोइक एसिड है, ये बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मैंने आपको पढ़ाते हुए इसको रिड्यूसिंग एजेंट में लिस्ट करवाया है, मैंने रीडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर इसको सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑब्वियसली ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा, तो ये रिएक्शन करेगा KMnO4 से। अब KMnO4 मेथनोइक एसिड को भी ऑक्सीडाइज करता है, इथेन डायोइक एसिड को भी ऑक्सीडाइज करता है, और कलर ऑब्जर्वेशन क्या होगी? पर्पल टू कलरलेस, ठीक है। Then complete the table with the reagents and conditions and observe change. Assume that these organic acids all have similar acid strength. Okay, fine. ये तो हो गया। Next, each compound, this, and this is dissolved separately in CdCl3, proton NMR, and carbon-13 NMR spectra are then obtained. Okay, guys, थोड़ा सा ट्रिकी है बट मैनेजेबल है। हम HCOOH की बात करते हैं, तो पहले प्रोटॉन NMR की बात कर लेते हैं। ये आपको देगा सिंगलेट, सही है, और ये प्रोटॉन भी आपको देगा सिंगलेट। तो इसका मतलब प्रोटॉन NMR में मेरे पास इसकी 2 पीक्स आएंगी, सही है। लेकिन C30 में मेरे पास सिर्फ एक ही कार्बन है, तो एक ही ऑब्जर्वेशन मिलेगी, ठीक। इसके बाद आपके पास है इथेन डायोइक एसिड, ये है इथेन डायोइक एसिड। सो बेसिकली आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये भी सिंगलेट देगा और ये भी सिंगलेट देगा, बट प्रॉब्लम है कि ये दोनों प्रोटॉन सेम फंक्शनल ग्रुप से अटैच हैं, इसलिए इनका एनवायरनमेंट क्या होगा? सेम। तो इसका मतलब दे विल गिव यू ओनली वन पीक इन प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम, सही है। कलर सेम है, इसका मतलब सेम एनवायरनमेंट है। अच्छा, अब C13 NMR की बात कर लेते हैं। तो भैया C13 NMR में इस कार्बन का और इस कार्बन का एनवायरनमेंट सेम, क्योंकि ये कार्बन भी 2 ऑक्सीजन से अटैच है, ये कार्बन भी 2 ऑक्सीजन से अटैच है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एनवायरनमेंट सेम होगा, 1। ओके, इसको देखिए, ये हो जाएगा COOH, then CH2, then CH2, and then COOH, राइट। सबसे पहले तो प्रोटॉन NMR की बात कर लेते हैं। ये क्या देगा आपको? सिंगलेट। ये भी क्या देगा आपको? सिंगलेट N+1 रूल की वजह से।
ठीक है, ये क्या देगा आपको, ट्रिपलेट, और ये भी क्या देगा आपको, ट्रिपलेट, क्योंकि इसके नेबर में भी 2 प्रोटॉन्स हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि भाई इन दोनों प्रोटॉन्स का केमिकल एनवायरनमेंट सेम, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, और इन दोनों प्रोटॉन्स का भी केमिकल एनवायरनमेंट सेम, क्योंकि सेम ऑक्सीजन एटम से अटैच है। इसका मतलब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोटॉन्स, 2 पीक्स मिलेंगे आपको। अच्छा, C13 NMR देख लेते हैं। C13 NMR में एक ये कार्बन हो जाएगा, इसका भी इन्वायरमेंट सेम है, और इन दोनों कार्बन एटम की भी इन्वायरमेंट सेम है, तो इसमें भी 2 ही होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। फिर वो पूछ रहे हैं आपसे, the proton NMR spectrum of this compound in D2 is obtained, describe and explain the difference observed when this spectrum and the proton NMR spectrum of this in B is obtained। यार बहुत सिंपल है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब हैवी वाटर यानी ड्यूटरेटेड वाटर जब यूज करते हैं तो हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, और हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो इस हाइड्रोजन की जो पीक आ रही थी आपके पास सिंगलेट, वो डिसअपियर हो जाएगी। और ये सिंगलेट पीक कहाँ पर आ रही होती है, 10.3 से लेकर 13.0 डेल्टा केमिकल शिफ्ट की जो पीक होती है ना, वो डिसअपियर हो जाती है। तो आप सिंपल यहाँ बात करेंगे कि COH ऑफ COH peak at 10.3 delta to 13.0 delta ppm will disappear। ठीक है, ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन of substitution of deuterium with hydrogen, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ड्यूटेरियम की सब्स्टिट्यूशन होती है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट 1,4-dibromobutane is used in the synthesis of dicarboxylic acid and diamine as shown। Step 1। Okay, that's interesting। तुम नोट करो, ये Br कन्वर्ट हो रहा है COH में, और ये वाला Br कन्वर्ट हो रहा है COH में। वेट 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 वेट, ऐसे नहीं देखना, देखो इधर, ये है आपके पास CH2 दो CH2 है ना, और यहाँ पर भी क्या है, 2 CH2 है। तो ये तो पोर्शन सेम है, लेकिन गाइस ये चेंज हो रहा है, ये CH2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, COH, और ये CH2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, COH। इसका मतलब ये हुआ कि ये CHBr कन्वर्ट हो रहा है COH, और CHBr उसी वक्त कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में जब ब्रोमीन की जगह OH आएगा। आई मीन ये कन्वर्ट होगा अगर प्राइमरी अल्कोहल में, तो फिर कन्वर्जन होगी। अब नोटिस करो, ये CH2OH कन्वर्ट हो गया COH, और ये CH2 भी कन्वर्ट हो गया COH, बीच में जो CH2 है वो सेम। आगे चलते हैं। केयरफुल, हाँ, बी केयरफुल। अच्छा, अब जरा देखो, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया आपको ना। यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 कार्बन एटम बढ़े। 2 कार्बन एटम उसी वक्त बढ़ेंगे जब इस Br की जगह नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो ये हो जाएगा CH2 CN, CH2 as it is, CH2 as it is, CH2 as it is, और ये CN as it is। अब तुम नोट करो, यहां से लेकर यहां तक ये सेम है ना, ये सेम है। तो इस Br की जगह पे क्या आ गया है, CN आ गया है, ये आ गया। अब जब तुम इस CN की रिडक्शन करोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CH2NH2 में।
ये भी किसमें कन्वर्ट होगा, CH2NH2 में। और जो बीच में 4 कार्बन एटम थे तुम्हारे पास, वो अभी भी इंटैक्ट है एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि क्या हो रहा है यहाँ पर। G और H का स्ट्रक्चर मांग रहा था, मैंने दे दिया। J और K का स्ट्रक्चर मांग रहा था, वो भी दे दिया। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि Br की जगह OH आ रहा है। कंडीशन क्या होगी, हीट। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, CH2OH कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसका मतलब K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, हीट अंडर रिफ्लक्स कंडीशन। आप यहाँ पर सिंपल KMnO4 भी यूज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जब KMnO4 यूज करते हैं उसमें कंडीशन नहीं आती, वो कंडीशन मांग रहा है, इसलिए मैं ये यूज करूंगा, ठीक है। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, Br की जगह साइनाइड आ रहा है, यानी स्टेप ऑफ रिएक्शन हो रहा है, यानी एक कार्बन एटम इंक्रीज हो रही है, और वो इंक्रीज होती है जब आप पोटेशियम साइनाइड यूज करें इन इथेनॉल। और कंडीशन क्या होगी, रिफ्लक्स। और फिर उसके बाद स्टेप 4 में Cn कन्वर्ट हो गया CH2NH2, मतलब हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट अंडर हीट। सही है। उसके बाद वो कह रहे हैं पॉलीअमाइड L can be synthesized from dicarboxylic acid J and diamine. Draw the repeating unit of the polymer formed in the box. Any functional groups should be shown displayed. Okay, तो मेरे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पर COOH, फिर CH2 टेकन 2, और फिर है आपके पास COOH, और डायमाइन है आपके पास, तो हम डायमाइन को इस तरह से लिख लेते हैं NH2, इसके पास 6 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा NH2। ओके गाइस, ये याद रखना, इसको हम एडिपिक एसिड भी कहते हैं। 2 3 4 नहीं, 2 3 4 4 ठीक है, नहीं एडिपिक एसिड नहीं होता, एडिपिक एसिड में तो टोटल 6 कार्बन एटम होते हैं। इट्स नॉट एडिपिक एसिड, इट्स डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ओनली। सो अब क्या होगा, अब होगा ये कि यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। और इस तरह से यहाँ से भी क्या रिमूव होगा, OH, और यहाँ से क्या रिमूव होगा, H। तो आपके पास कंटिन्यूएशन ये आएगी CO CH2 taken 2 CONH, उसके बाद है आपके पास CH2 taken 6 NH, और फिर ये बॉन्ड कंटिन्यूएशन, राइट। तो क्योंकि वो डिस्प्लेड कह रहे हैं, इसका मतलब मुझे सारे के सारे कार्बन एटम शो करने होंगे, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ इस तरह से CO CH2 CH2 CONH, then 1 2 3 4 2 3 4, my goodness, 1 2 3 4 5 and then 6, right। और ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा H, और ये बॉन्ड कंटिन्यूएशन। Oh, that's the end of question number 6. Let's move on to the question number 17. Let's see what we have in this question. 3 amino benzoic acid can be synthesized from methyl benzene in 3 steps. Okay. Draw the structures of M and N in the boxes. Okay. Suggest the reagents and conditions for each step in the synthesis. Part 1 and part 2 amalgamate है, और मेरी नजर में इंटरेस्टिंग है ना वे के आपको रिएजेंट्स और कंडीशन सारे के सारे याद होने चाहिए। पहली बात सुनो मैं क्या कह रहा हूं, COOH है और NH2 है। तो पहला पॉइंट ये कि COOH बेंजीन के साथ कभी भी डायरेक्टली अटैच नहीं किया जा सकता। COOH उस वक्त आएगा बेंजीन में जब बेंजीन में अल्काइलेशन होगी और एज अ रिजल्ट एक अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, ये इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस अल्काइल ग्रुप की अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसका मतलब M शुड बी कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। दूसरा, NH2 कभी भी बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता। NH2 उस वक्त बेंजीन के साथ अटैच होगा जब आप बेंजीन रिंग में नाइट्रेशन के थ्रू NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करोगे, वो NO2 रिड्यूस होकर कन्वर्ट होगा NH2 में।
तो इसका मतलब ये तय हो गया कि मुझे एक नाइट्रेशन करनी है और मुझे एक रिडक्शन करनी है। नाउ मुझे ये पता होना चाहिए, बात समझ में आ रही है, कि नाइट्रेशन करनी है मुझे फॉर NO2 और रिडक्शन करनी है मुझे फॉर NH2, राइट। वी नीड टू डिसाइड कि पहले कौन सा करेंगे, रिडक्शन या नाइट्रेशन। देखो ये NH2 मेटा पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशन यानी थर्ड कार्बन एटम पे। ये मेटा पोजीशन पे उसी वक्त आएगा जब आपके पास एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच होगा। CWH आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसका मतलब ये पहले आएगा, तो फिर ये ग्रुप NO2 को मेटा पोजीशन पर लेकर जाएगा जहां पे रिडक्शन होगी और फिर वो NH2 में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब पहले आप ऑक्सीडेशन करोगे स्टेप 1 में, ताकि अल्काइल ग्रुप विल टर्न टू CWH। ये सबसे पहला काम। फिर दूसरा काम क्या करोगे आप, नाइट्रेशन का। तो NO2 जो है वो थर्ड कार्बन पर आकर अटैच हो जाएगा और फिर स्टेप 3 में रिडक्शन। दैट्स द होल मैकेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगी, ऑक्सीडेशन, उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन, सॉरी नाइट्रेशन, उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन। इसमें ओरिएंटेशन इन बेंजीन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, दिस इज योर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो वो NO2 को मेटा पोजीशन पे लेके जाएगा, यानी NO2 को डायरेक्ट्स NO2 onto third और फिफ्थ कार्बन, ठीक है। तो स्टेप 1 में आपके पास क्या है, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, कंडीशन हीट। स्टेप 2 के अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दिस टाइम टेम्परेचर अबव 60 डिग्री सेल्सियस। क्यों भाई, क्यों, इसलिए क्योंकि आपके पास बेंजीन में एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच हो गया है, इसने बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर दिया है, डीएक्टिवेट कर दिया है, जिसके नतीजे में मुझे टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होगा। स्टेप 3 रिडक्शन है, और रिडक्शन NO2 की NH2 में हमेशा 10 कॉन्सेंट्रेटेड HCl के मिक्सचर से होती है, कंडीशन हमेशा रिफ्लक्स अप्लाई होती है। सही है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ठीक है जी, नेक्स्ट, माय गुडनेस, a mixture of serine and lysine reacts to form several different products. Draw the structures of the two structural isomers with the molecular formula this that could be present in the product mixture. The functional group formed in each case should be displayed. Okay. Okay. ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस अमाइन से रिएक्शन करे और ये अमाइड बना ले, ठीक है। तो चलो करते हैं। This is CH2OH as it is, CH as it is, ये NH2 as it is। इस पेट कह रहा है, स्केलेटल तो नहीं कह रहा ना, ठीक है। CO पेट, हाँ सही है। CO, CO के बाद NH, NH के बाद CH2 टेकिंग 4, फिर आपके पास है CH, इनके पास है NH2 और इनके पास है CWH। एक तो ये बना दिया हमने, ठीक है, अमाइड।
ओके। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये अल्कोहल और ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्शन कर लें और सॉल्ट एस्टर बना लें। माय गुडनेस, दैट्स ट्रिकी। तो ये हो जाएगा NH2, then CH2 taken 4, then CH के साथ NH2 है, ये CO होगा, ऑक्सीजन अटैच होगा, CH2 है, CH है, इस CH के साथ NH2 है और इस CH के साथ COH है। ठीक है भाई, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी तो हो सकता है कि यार ये वाला NH2 इस COH के साथ रिएक्शन कर ले, राइट? ये भी पॉसिबिलिटी बना सकता था मैं यहाँ पर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस दैट कुड बी प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट मिक्सचर। ओके ओके, एक मिनट देखो जरा, इसको यहाँ से हटाओ। कितने कार्बन एटम है? 1 2 3। यहाँ कितने कार्बन एटम है? 4 5 6। तो 6 + 3 कितने हो जाएंगे? 9। और यहाँ कितने कार्बन एटम है? 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन दो स्ट्रक्चर्स को मर्ज करके लिखना है, पॉसिबिलिटीज निकालनी है। माय गुडनेस, दैट्स द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। हाउ मेनी मार्क्स? माय गुडनेस, फॉर 1 mark how much work we need to do? Oh god, guys, this is tough. For 1 mark, this is tough. ओके okay. चलो, एक तो ये बनाया हुआ मैंने, इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आई होप ये कॉपी हो जाए यहाँ पर। ओ थैंक गॉड। और दिस इज द फर्स्ट वन। ओके, और दिस इज द सेकंड वन। ओह, दैट्स अ रिलीफ कि दो तो बने हुए। ठीक है, अब बाकी दो और बनाने। ओके, और वो यही था कि हम बेसिकली क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हम इस NH2 को, ये हमारा थर्ड है ना, हम इस NH2 को इस कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करवा देंगे, राइट? मैं पहले चेक कर लूं मैंने क्या क्या किया है। मैंने इस फर्स्ट को, मैं पहले चेक कर लेता हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो गई। ये दोनों हो गए, लाहौल वाला हुआ। ये फर्स्ट और फर्स्ट दोनों हो गए, ये मेरा फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड, इसको मैंने इसके साथ रिएक्शन करवाया तो ये एस्टर बन गया, ये मेरा सेकंड आ गया। अब मुझे थर्ड बनाना है, तो थर्ड बनाने के लिए मैं इस कंपाउंड को इसके साथ ट्रीट करवाऊंगा। सही है, अलर्ट रहना है, इस कंपाउंड को इसके साथ ट्रीट करवाना है। तो पहले ये पूरा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं और फिर ये लिखते हैं। सही है, माय गुडनेस। ये हो जाएगा NH2, then CH2 taken 4, then CH, then NH2, then CO। इस CO की बॉन्डिंग NH के साथ होगी, इस NH के साथ एक CH है, इस CH के साथ एक COH है और इस CH के साथ एक CH2OH भी। That's the game. 1 2 3 4 5
549. Okay, that's excellent. Next, what? फोर्थ ये भी तो हो सकता है। ये फोर्थ इसके साथ रिएक्शन कर ले। सही है, तो पहले ये वाला स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, फिर इसको लिखने में आसानी होगी। फोर्थ फॉर 1 मार्क, बहुत आई मीन डायरेक्ट कोई आंसर नहीं निकल सकता। मुझे पेपर सॉल्व करते हुए कोई शॉर्टकट फील नहीं हुआ, बिकॉज मेरा मानना है कि ये शॉर्टकट इतनी आसानी से अप्लाई होगा नहीं, आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा NH, इस NH के साथ एक CH, इस CH के साथ एक COOH, इस CH के साथ CH2 4 और ये हो जाएगा NH2। सही है, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 4 से ज्यादा मुझे मिल नहीं रही और कुछ बचा नहीं जो रिएक्शन कराने के काबिल है। और इन चारों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, सेम ही है, चेंज नहीं है। इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सबका C9H19N3O4 है। ठीक है, तो 4 आइसोमर्स बनेंगे, वो 4 आइसोमर्स बना के भी दिखा दिए हमने आपको। नेक्स्ट, glutathione is a naturally occurring compound found in plants. Okay, on the diagram of glutathione, label each chiral center with an asterisk. तो एक स्टेरिक यहां बनाओ और एक स्टेरिक यहां बनाओ, ये 2 chiral कार्बन्स हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास वो कह रहे हैं आपसे, draw the structures of the 3 products formed after complete acid hydrolysis. Okay, acid hydrolysis of glutathione. Assume the thiol group does not react. Okay, so guys, what you can do is, as per instruction, amide bond break करो, amide bond break करो। सही है, तो एक बात तो तय हो गई कि this CO will get OH of water or this NH will get hydrogen of water। एक बात तो तय हो गई। ठीक है, तो CO जो है वो OH लेगा, वाटर जो है वो NH जो है वो हाइड्रोजन लेगा, तो ये भी OH लेगा, ये भी OH लेगा, ये NH H लेगा, ये NH भी H लेगा। लेकिन क्योंकि एसिड हाइड्रोलिसिस है तो NH, चलो पहले बना लेते हैं वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ये हो जाएगा COOH, ये हो गया NH2। पहले मैं स्ट्रक्चर बना लूं हाइड्रोलिसिस के। ये हो गया आपका COOH, ये आ गया OH ऑफ वाटर। चलो मैं इसको एक डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ ताकि याद रहे कि भाई OH ऑफ वाटर आया इसके पास। सही है, उपसी OH ऑफ वाटर। ठीक है, सो ये एज इट इज, ये एज इट इज, CH2 एज इट इज, और ये COOH लेके बन गया। फिर आपके पास है NH, तो यार ये NH है, इसने हाइड्रोजन हासिल कर लिया वाटर का, ये CH2SH। oh god, that's the color scheme। ये SH आ गया, ये CO है, एंड ऑब्वियसली ये OH ऑफ वाटर। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट ये NH है, ये CH2, ये CO और ये OH, ये NH। ठीक है, इसने हाइड्रोजन हासिल कर लिया। करेक्ट। अब जाहिर सी बात है ये तो हाइड्रोलिसिस हो गई। मैंने आपको बताया था कि जब एसिड हाइड्रोलिसिस होती है तो सोल्यूशन में आपके पास हाइड्रोजन आयन होता है, ये हाइड्रोजन आयन आपका प्रोटॉन होता है। जाहिर सी बात है ये प्रोटॉन है
तो जहां जहां NH2 है वो सब उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 प्लस में। सही है। 2 मार्क्स का है, माय गुडनेस। तो NH3 प्लस की जरूरत नहीं है फिर, मुझे लगता है मेरे लिहाज से तो होना चाहिए। वो 2 मार्क्स का पार्ट है ना, तो 3 स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, 2 मार्क्स का पार्ट सही है। वैसे मेरा मेरा मन है कि मैं लिखूं, मैं लिख रहा हूं। इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, NH3 प्लस उसूली तौर पे होना चाहिए। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, NH3 प्लस। और इसकी जगह पे भी क्या होना चाहिए, NH3 प्लस, क्योंकि NH2 प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे। मुझे लगता है यहाँ तक जाना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे क्लास में बताया वैसे ही एग्जैक्टली एग्जामिनर को दें। Glutathione is soluble in water. By referring to the structure of glutathione, explain why glutathione is soluble in water. Yeah, because it exhibits hydrogen bonding. Because it exhibits hydrogen bonding. ठीक है। Question number 8. The sketch graph for the titration of ethanoic acid with sodium hydroxide is shown. Okay, तो पहली तो बात ये हो गई आपकी कि भाई ये एक वीक एसिड है, ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है। तो जब भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली की टाइट्रेशन होती है, जो टाइट्रेशन कर्व है उसकी शेप एग्जैक्टली ये बनती है। दैट्स व्हाट वी हैव डिड इन द क्लास। वो कह रहे हैं इन द रीजन सर्किल्ड, यानी इस रीजन की बात कर रहे हैं वो। On the graph, identify the 2 organic species that are present in the solution. Explain why the pH of the mixture only changes slowly and gradually in this region when sodium hydroxide is being added. ये आपको शायद याद हो, मैंने क्लास में कराया। इसको कहते हैं हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, जिसमें हाफ of the acid is exactly neutralized with the alkali. क्योंकि इस हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के ऊपर बेस्ट बफर सॉल्यूशन बन चुका होता है, इसलिए एडिशन ऑफ NaOH करने से पीएच पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। और यही वो भी बात कह रहा है कि स्लोली और ग्रेजुअली चेंज होता है। और बेस्ट बफर क्यों बनता है, बेस्ट बफर इसलिए बनता है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड is always equals to concentration of salt at half neutralization point. Okay, I repeat, half neutralization point is a point in which half of the volume of acid is exactly neutralized with the alkali. यानी अगर आपने 20 cm क्यूब एसिड लिया है तो वो 10 cm क्यूब ऑफ एसिड 10 cm क्यूब ऑफ एल्कली से रिएक्शन कर चुका होगा। उसके नतीजे में क्या होता है कि एसिड और एल्कली, एसिड और सॉल्ट दोनों की कंसंट्रेशन सेम आ जाती है। तो वो जो आपसे पूछ रहे हैं कि 2 ऑर्गेनिक स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, उसमें से एक आपका ऑर्गेनिक एसिड होगा, दैट इज इथेनोइक एसिड, क्योंकि बेस्ट बफर सॉल्यूशन पे इथेनोइक एसिड तो मिलेगा ना आपको, और सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड भी मिलेगा। तो सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड इज CH3COO Na, ये दोनों मिलेंगे आपको, ये दोनों ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे this is a half neutralization point area at which buffer solution is formed. सही है। और ethanoic acid when react with alkali then concentration of acid
and concentration of salt is always equal. अच्छा, इसमें एक पॉइंट और भी हम ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये आपका इथेनॉइक एसिड है और ये आपका एल्कली है, दोनों रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। यही रिएक्शन हो रहा होगा ना। तो बेसिकली क्या होगा, जब एसिड का H और इसका OH रिएक्शन कर रहे होंगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, फॉरवर्ड। ये भी कह सकते हो आप। बट वो यहाँ इक्विलिब्रियम का कोई कॉन्सेप्ट मांग नहीं रहा, वो बहुत जेन्युइन बात आपसे कर रहा है जो कि हमने शेयर कर लिए। आगे चलते हैं। वो कह रहा है द इक्विवेलेंस पॉइंट in this acid-base titration is where the two solutions have been mixed in exactly equimolar proportion, such as why the pH is greater than 7 at the equivalence point in this titration. Whenever मैंने क्लास में बताया था, whenever weak acid and a strong alkali react together, the pH of endpoint is always greater than 7. और वो खुद भी यही बात कह रहा है क्वेश्चन में, because the salt solution is alkaline. थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी मुझे आपको। मैंने क्लास में जो करवाया मैं वो बता देता हूँ आपको। मैंने क्लास में ये करवाया था कि ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग, ये आयोनाइज होकर कन्वर्ट होगा एथेनोइट आयंस में और सोडियम आयंस में। ये वाटर है, ये कन्वर्ट होगा H+ और OH- में। आप जानते हैं कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे इथेनोइक एसिड में, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो इक्विलिब्रियम फेवर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। जब इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन increases. Yes or no? Just because of this factor, the equivalence point is greater than 7. Hence, equivalence point is greater than 7. That's what we have discussed in the class. और मैंने उसको सिंपल वर्ड्स में क्या कहा है कि जो सॉल्ट सोल्यूशन होगा वो एल्कलाइन होगा। बेसिक रीजन यही है कि सॉल्ट सोल्यूशन एल्कलाइन है, जिसकी वजह से पीएच 7 से ज्यादा हो रही है। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये during weak acid and strong alkali titration, pH of endpoint is greater than 7 because salt solution is alkaline. Why salt solution is alkaline? Because due to reaction between ethanoate and hydrogen ion, equilibrium favors towards right hand side. This increases the concentration of hydroxide ion. Whew, okay. Next, an impure sample of ammonium vanadate with mass 0.150 gram, mass given है
अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होगा, इज डिसॉल्व in an excess of dilute acid. In the solution, all vanadium is present in VO2 plus ions. An excess of zinc powder is added to the solution. All the VO2 plus ions are reduced to V2 plus ions. The mixture is filtered to remove any zinc powder. ये equation आ गई आपके पास. उसके बाद वो next part of the question में कह रहे हैं when the resulting solution is titrated with this concentration of KMnO4, oxidizes all V2 plus back to VO2 plus ions. ये equation आ गई. Okay, calculate the percentage by mass of ammonium vanadate and 0.15 gram impure of this. Give your answer to 3 significant figures. Okay. Oh God. Oh God. Concentration given है, volume given है. Guys, मैं सबसे पहले पता है क्या करता हूँ? मैं इस equation को मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ. ऑब्वियसली इक्वेशन फ्लिपिंग होगी, सब कुछ होगा, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, अच्छा चलिए टाइम को भी छोड़ें, हम करके दिखा देते हैं आपको. मतलब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट मुझे आपको बताना पड़ेगा कि दोनों के दरमियान रेशियो है 5:3 का रेशियो है एक्चुअली. ठीक है, ये बताना है. बस इतनी सी बात शेयर करनी है कि जब मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और जब मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, तो आप जानते हैं, आप देख सकते हैं कि MnO4 नेगेटिव के 3 मोल्स आ जाएंगे और VO2 प्लस के 5 मोल्स आ जाएंगे. ये मेरा पहला स्टेप हो गया कि मैंने रेशियो निकाल लिया इससे. ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ओके, नाउ इन द फर्स्ट स्टेप मैं मोल्स ऑफ KMnO4 कैलकुलेट करूंगा. मुझे कंसंट्रेशन गिवन है 0.0250, मुझे वॉल्यूम गिवन है 20.10, बहुत एग्जैक्ट वॉल्यूम दिया हुआ है 20.10. इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे और मोल्स आने के बाद आपको पता चलेगा कि ये है 0.025 into 20.10 divided by 1000. So it's going to be 5.025 into 10 to the power minus 4. 5.025 into 10 to the power minus 4 moles. ठीक है, moles of मैग्नेट आयंस आ गए. आप जानते हैं हमने रेशियो निकाला हुआ था मैग्नेट का और VO2 प्लस का. ये 3 मोल है, ये 5 मोल है. अगर आपने 5.025 into 10 to the power minus 4 मोल्स लिया है, तो बताइए मोल्स ऑफ VO2 प्लस कितने होंगे? तो मोल्स ऑफ VO2 प्लस कितने हो जाएंगे? तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, मैं डिवाइड करूंगा 3 से, तो मेरे पास आ जाएंगे 8.375 into 10 to the power minus 4 मोल्स. ठीक है जी, ये मोल्स आ गया मेरे पास. अच्छा, अब जो मोल्स VO2 प्लस के हैं एग्जैक्टली वही मोल्स अमोनियम वैनेडेट के भी होंगे. क्यों? क्योंकि अगर मैं अमोनियम वैनेडेट को इस तरह से लिख रहा हूं, एक मिनट, देखिए VO2 प्लस आ रहा है मेरे पास. ओ ओके, ठीक है ठीक है. वो कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है वो इस फॉर्म में है, तो बेसिकली ये VO3 नेगेटिव ही है. तो ये आपके पास अमोनियम वैनेडेट है, इसको जब तुम आयनाइज करोगे तो तुम्हारे पास अमोनियम आइंस भी आएगा और VO3 नेगेटिव आइंस भी आएगा. दोनों के दरमियान 1:1 का रेशियो है. सही है, तो इसका मतलब जो मोल्स तुमने VO2 प्लस के निकाले वही एग्जैक्टली मोल्स तुम्हारे किसके हो जाएंगे? मोल्स ऑफ VO3 माइनस कितने हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे. रेशियो सेम होने की वजह से 8.375 into 10 to the power minus 4 मोल्स.
मैं इन मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लेता हूँ, यानी मोल्स ऑफ VO3 माइनस इज एग्जैक्टली द मोल्स ऑफ वैनाडेट। तो मैं मास ऑफ अमोनियम वैनाडेट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो जो मोल्स हमने वैनाडेट के निकाले हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो MR ऑफ अमोनियम वैनाडेट से, विच इज 116 पॉइंट, उप्स, विच इज 116, यार ये तो 9 लग रहा है, ये तो 4 ही नहीं लग रहा, इंटू 116.9 से, ठीक है। दिस इज द MR, राइट गाइस। तो मेरे पास यहाँ से मास कितना आ जाएगा, 0.0979 ग्राम। मुझसे तो वो कह रहे हैं कि परसेंटेज बाय मास निकालो। तो परसेंटेज बाय मास निकालने के लिए जो कैलकुलेटेड मास है वो लो, जो उसने मास दिया हुआ था वो लो, वो है 0.150 इंटू 100 करो, तो आपके पास आ जाएगा 65.3%। तो यहाँ लिख दीजिए 65.3%, ठीक है। That's the end of question number 8. Question number 9. My goodness, that's a huge paper. Lot of work actually for one mark के लिए बहुत सारी working कराई है, which is not fair at all. The carbon-13 NMR spectrum of compound AC8H8O2 contains 6 peaks. Okay. एक compound A है जिसमें 6 peaks हैं carbon-13 में। ये अहम बात होगी हमारे लिए। आगे चलें। Compound A reacts with an excess of bromine water to give compound B. अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो इसका मतलब इसमें फिनोल होगा, क्योंकि फिनोल जो है वो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है। वैसे तो एल्कीन भी करता है, बट 8 कार्बन एटम का एल्कीन जरा डिफिकल्ट होता है बनाना। ये मेरी अपनी है, और एक्सेस ऑफ ब्रोमीन कह रहा है, तो एक्सेस ऑफ ब्रोमीन तो एल्कीन में नहीं यूज कर सकते हम, ठीक है। तो फिनोल हो सकता है। फिर वो कह रहे हैं कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद एल्कलाइन एक्वासाइडिन टू फॉर्म अ येलो प्रेसिपिटेट सी एंड अ कंपाउंड बी। भैया येलो प्रेसिपिटेट का मतलब ये हुआ कि या तो CH3CO ग्रुप होगा या फिर CH3CHOH ग्रुप होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप अगर हों तो हाइड्रोफॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट आता है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कंपाउंड डी रिएक्ट्स विद PCl5 टू कंपाउंड ई। PCl5 का रिएक्शन है तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करते हैं PCl5 से, सही है। फिर वो कहते हैं कम, और अल्कोहल भी करता है, बट अल्कोहल में एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब ये अल्कोहल तो हो नहीं सकता, राइट। फिर है कंपाउंड ई रिएक्ट्स विद प्रोपेन 2 टू फॉर्म कंपाउंड एफ। जो कंपाउंड ई अल्कोहल से रिएक्शन करके कंपाउंड एफ बना रहा है, तो अल्कोहल से कौन रिएक्शन करता है, एसाइल हैलाइड रिएक्शन करते हैं। ओके, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं। पहले हम C13 ब्रोमीन है, ओके, फिनोल है, ओके, लेट्स स्टार्ट। एक मिनट देखते हैं कि हमारे पास है क्या। फिनोल है, और अगर मैं हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है तो मैं CHOH CH3 यूज करके देखता हूँ। कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम हो गए इसके। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2। अब जरा चेक करते हैं कि भाई ये हमारा कंपाउंड का फॉर्मूला है। वो कह रहे हैं C8, तो हमारा 8 कार्बन एटम सेटिस्फाई हो गया। वो कह रहे हैं ऑक्सीजन 2 सेटिस्फाई हो गए हमारे। इसका मतलब वो क्या, 8 हाइड्रोजन कह रहे हैं, जबकि यहाँ हमारे पास 10 हाइड्रोजन है। इसका मतलब हमारा हाइड्रोजन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वाला ग्रुप नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ये यूज कर लेते हैं, OH CO CH3, ये तुम्हारा हो जाएगा A, सही है। और इसमें कितनी कार्बन एटम्स हैं, 1
इन दोनों का डिस्टेंस होगा 2, इन दोनों का डिस्टेंस होगा 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 6 कार्बन एटम हो जाएंगी। तो 6 पीक्स कह रहा था वो आपसे यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये दोनों सेकंड, ये दोनों थर्ड, दिस वन इज फोर्थ, दिस वन इज फिफ्थ, दिस वन इज सिक्स। तो मेरे पास एक का स्ट्रक्चर तो आ गया, इसमें फिनोल है और इसमें कीटोन ग्रुप है। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हो जाएगा सॉल्व, बिकॉज अब थोड़ी सी बेहतरी फील हो रही है मुझे। अगर मैं इसको एल्कलाइन एक्वस आयोडीन से रिएक्शन करवाऊंगा तो ये CH3 किसमें कन्वर्ट होगा, CHI3 में, और वो उसके येलो प्रेसिपिटेट्स कह भी रहा है ना, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा CO, एंड गाइस ये हो गया OH। ठीक है, कन्वर्जन बता रहा हूँ जैसे मैंने A1 केमिस्ट्री में A2 में सिखाई है। सही है भाई, तो ये आपका हो गया D। अब अगर आप D को PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो ऑब्वियसली गाइस एसाइल हैलाइड बनेगा, ये तो हमने कहा था आपको। OH और ये हो जाएगा CO और Cl, OH की जगह पे Cl आ जाएगा। ठीक है, और जब हम प्रोपेन 2 ओल को रिएक्शन करवाएंगे तो ऑब्वियसली ये ग्रुप अल्कोहल के OH से रिएक्शन करके एस्टर बनाएगा। तो यार ये एस्टर ऐसे बनेगा, अलर्ट रहना बहुत। हाँ, OH, ये CO एज इट इज। अब प्रोपेन 2 ओल का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ है CH और CH के साथ होंगे 2 CH3, क्योंकि प्रोपेन 2 ओल का फॉर्मूला ये होता है CH3 CH OH CH3। तो भाई यहाँ से H और यहाँ से Cl दोनों मिलकर क्या बना रहे होंगे, HCl, बाकी मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। अच्छा, एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं और ब्रोमीन सिर्फ 2 ही अटैच हुई है, तो इसका मतलब तो ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच होगी, पैरा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो पे अटैच होगी, एक 2 पे और एक 6 पे, इसलिए एग्जामिनर ने 2 दी हुई है। और ये आ जाएगा आपके पास CO एंड देन CH3। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे। और हमने एक पॉइंट यहाँ पर स्किप कर दिया था, राइट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि ये एसाइल हैलाइड होगा, और एसाइल हैलाइड जब अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो बेसिकली एस्टर बनता है, तो कंपाउंड F वाज योर एस्टर। ठीक है, मतलब आपको बहुत अच्छे से केमिकल रिएक्शंस याद हों, पॉसिबिलिटीज याद हों, तो फिर आप जज कर सकते हैं। ऑलराइट, oh that's the end of the paper. Just give me the feedback of the paper, okay? Thank you very much.